हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी सीजीएल पर। तो दोस्तों, जैसे कि हम सीपीओ के अपने सॉल्यूशंस कर रहे थे जो रिसेंट में 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके आज हम और क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जो आपके लिए कुछ चीज़ें यूनिक भी हो सकती हैं। तो देखिए कि आज हम देखेंगे कि हम एग्जामिनेशन हॉल में हमें क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, और जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, CHSL हुआ या CPO हुआ या CGL मेंस हुआ या और एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी के लिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिएगा हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो आपके सामने है। A, B और C अपनी पूंजी को 2/5 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8 के अनुपात में लगाकर साझेदारी करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर देता है और बी अपनी पूंजी को 20% कम कर देता है, और वर्ष के अंत में 2,82,100 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा हमें बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं तो हम सभी का रेशो निकाल के करते हैं। ए का निकालते हैं, बी का, सी का, फिर उनका देखते हैं कि प्रॉफिट भी उसी रेशो में उनका बट जाता है, और ऐसे हम निकालते हैं। लेकिन हमें एग्ज़ाम में ऐसे देखना है कि हम इसको और कैसे छोटे तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसमें हम बी अकेले को भी लेके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए बी को हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास इस रेशो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, ये गिवन है। तो आप देखिए जब हम अगर 40 मान लेते हैं, ये 40 एलसीएम आ गया नीचे वालों का, तो 40 से अगर इसको करूँगा मैं मल्टीपल तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा, और ये 4 से 10 30 हो जाएगा, ये 8 से 40 को 5 25 हो जाएगा। तो इस रेशो में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इसने बोला है कि ए जो बी है 4 महीने के बाद 20% अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर देता है। तो आप देखिए 4 महीने के लिए उसने 30 रुपये लगाए, इसका मतलब तो 4 गुणा 30, 4 महीने के लिए ये लगाया, बच गया उसमें। देखिए आप 20% की कमी की है उसने, तो 30 का 20% देखते हैं हम, 6 की कमी की है, तो उसने 24 जो रुपये लगे हैं वो 8 महीने के लिए लगे हैं। तो जो उसका प्रॉफिट होगा वो इसमें ही बटेगा, उसको मिलेगा। तो आप देखिए इसमें एक तो 4 और इसमें 2 है, तो मतलब 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है, तो इसमें 8 दोनों में कॉमन है। दूसरी बात 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, हम 15 बच रहा था तो 3 यहाँ बच गया था और 3 यहाँ भी है। तो आप देखिए 8 और 3 इसमें कॉमन है दोनों में। तो आप हम इसको देखिए छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं। हम ऑप्शन के जरिए देखते हैं कि 8 और 3 से जो भी ऑप्शन हमारा डिवाइड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि उसमें सभी ऑप्शन हमें 8 से डिवाइड या 3 से डिवाइड होते हुए मिल जाएंगे। बहुत मतलब एक ही ऑप्शन शायद हो सकता है, चांस बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे कि एक ही ऑप्शन होगा जो 8 और 3 से डिवाइड होगा। ये सब चीज़ चेक करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा कि ऑप्शन के थ्रू ज़्यादा टाइम लगेगा। 3 से हम फटाफट कर लेते हैं, पहले 8 से देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं। 8 से कोई भी संख्या तभी डिवाइड होती है जब उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होते हैं। तो आप देखिए कि पहले ऑप्शन में 500 है, 500 है, अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 500 800 से डिवाइड नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया, वो तो होगा ही नहीं हमारा आंसर। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो 750 है, 750 हम देखते हैं वो भी 8 से नहीं हो रहा है डिवाइड, तो वो भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सेकंड और चौथे ऑप्शन की। सेकंड देखिए 400 है जो 8 से डिवाइड हो रहा है, और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो 200 है, तो 200 भी 8 से डिवाइड होता है। तो आप देखिए कि ये 2 ऑप्शन आ गए हमारे पास। हमने ये देखा था कि 8 और 3 2 कॉमन है हमारे पास, 8 से तो हमने देख लिया। अब जो सेकंड ऑप्शन और जो फोर्थ ऑप्शन बच गया, हम 3 से और देख लेते हैं उनमें से कौन सा 3 से डिवाइड होता है। 3 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है। तो देखिएगा कि डी ऑप्शन देखते हैं हम, 8 और 3 11 और 2 15 है, डिजिट सम आ रहा है 15, 8 और 3 11 और 2 13 आ रहा है, तो जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा अकेला बी बचता है, जो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं इनका सम होता है 4 5 6 जो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करने के आगे ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों।
ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें DE और F क्रमशः BC, AC और AB पर ऐसे बिंदु हैं कि AD परपेंडिकुलर है BC पर और BE परपेंडिकुलर है AC पर और CF परपेंडिकुलर है AB पर। तो हमें ऑप्शन चेक करके ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे किसी को भी हम यहाँ पे x नहीं मानेंगे कि इसको x मान के हम ऐसे सोल्व करेंगे, नहीं करना है। हम आज ऐसे तरीके देखेंगे जो कि मतलब बहुत छोटे तरीके देखेंगे कैसे इसको और छोटा सोल्व कर सकते हैं हम ऐसे। तो देखिए, हम ट्रायंगल मान लेते हैं कि ABC बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि समबाहु त्रिभुज है A, B और C। तो इसने हमें बताया है कि जो AD है वो BC पर परपेंडिकुलर है और BE वो है AC पर परपेंडिकुलर है और CF वो AB पर परपेंडिकुलर है। देखिए कि जो इसमें हाइट, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर और जो ये मीडियन होती है वो सेम ही होते हैं, हम सभी को ये पता है। सेंट्रोइड सेम एक ही बिंदु पर होते हैं, तो इसका मतलब जो हाइट है वही मीडियन है। तो हम देखते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, इसकी साइड्स को, प्रत्येक साइड को 2 मान लेते हैं। तो ये 1 1 ये सभी 1 1 हो जाएंगे ऐसे। तो हाइट हम सभी को पता है कि समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है वो √3/2a। ए मीन्स जो साइड होती है, तो 2 है साइड, तो हाइट यहाँ से कितनी आ जाएगी उसकी √3। हाइट कौन कौन सी इसमें, AD, BE और CF जो √3 है। तो अब हम ऑप्शन की ओर चलते हैं, ऑप्शन से बात करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं 7AB²। आप देखिए कि 7AB कितना है हमारा 2, तो स्क्वायर 4 4 7 28, तो ये 28 = 9AD²। तो आप एक चीज़ देखिए, इसमें जब 9 है, 9 के जो टेबल पहाड़ा है उसमें 28 तो आता ही नहीं, तो हमें आगे इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम B ऑप्शन देखते हैं 2AB²। AB कितना है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम 4 4 दूनी 8 8 = 3AD²। तो आप देखिए क्या कि 3 में जब 3 के पहाड़े में 8 आता ही नहीं है, तो आगे इसको D की वैल्यू भी निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा होगा नहीं। तो आगे देखिए तीसरा 4AC²। AC कितना है 2, 2 का 4 4 चौक 16 = ये गिवन हमें 5B²। तो आप एक चीज़ देखिए कि 5 के पहाड़े में जब 16 आता ही नहीं है, तो हमें यहाँ इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे हमारे पास हाइट है वो फ्रैक्शन में भी नहीं है कि मतलब ऐसा आए कि आगे 16 आ सकता है, नीचे 5 से डिवाइड हो गए। तो हम देखेंगे कि 5 के पहाड़े में 16 आता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा और हम बहुत जल्दी ही इसका ऑप्शन D हमें मिल जाएगा जो आंसर होगा। तो इसमें हमें सोल्व करने की कुछ भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, D को भी एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 3AC²। AC कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 3 चौक 12 = 4BE²। B मीन्स हाइट, हाइट कितनी है √3, √3 का स्क्वायर 3 4 3 12। तो देखिए 12 = 12, तो हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, तो हमारा D ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरा जो आपके सामने स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति की बचत कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितनी बचत उसकी कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो आप देखिए क्या कि इस क्वेश्चन को भी हम कैसे शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि 2/3 भाग खर्च कर देता है इनकम का। अगर उसकी इनकम आय 3 है तो एक्सपेंड खर्च कर देता है वो 2। तो हम देखते हैं सेविंग कितनी आ जाएगी उसकी 1। तो अब तक हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि शायद आप भी ऐसे ही करते होंगे। इसको हम 300 मानते थे, इसको 200 मान लेते थे और सेविंग 100 बच जाती थी और इसी तरह हम करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं करेंगे। आप आज इसका नया मेथड देखेंगे। देखिए इसको हम एक अलग तरीके से और कर सकते हैं। इसने बोला है कि इसमें 14% की वृद्धि होती है इनकम में। जब उसकी आय 14% बढ़ जाती है तो उसका खर्च है वो 20% बढ़ जाता है। तो
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर एक में हम एवरेज का कंसेप्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे एक में जब 14% की वृद्धि हो रही है, 14% बढ़ रहा है, तो 3 कितना बढ़ जाएगा, ओवरऑल 42% बढ़ जाएगा। हमें प्रतिशत में ही रखना है ये। जब एक 20% बढ़ रहा है तो 2 कितना बढ़ जाएगा, 40%। तो आप देखिए इनकम तो उसकी जो आय है वो 42% बढ़ी है, जो खर्च है वो 40% बढ़ा है। तो ओवरऑल हम देखें तो सेविंग उसकी 2 बढ़ गई, 2% बढ़ गई है, जो किस पर, 1 पर बढ़ी है। तो 1 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 2% आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही, जिससे आपका डाउट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, जिसमें यहाँ 1 न रह के और कुछ भी हो सेविंग में। तो देखिए कि अगला क्वेश्चन ऐसा ही देख लेते हैं। रमन अपनी आय का 60% खर्च कर देता है और उसकी इनकम में 25% की इंक्रीमेंट हो जाता है, 25% बढ़ जाती है, और जो उसका खर्च है वो 20% बढ़ जाता है। तो हमें ये बताना है कि उसकी बचत प्रतिशत कितने बढ़ गई है। तो आप ये देखिए कि 60% बढ़ गया। 60% का मतलब 3/5 होता है। अगर उसकी इनकम 5 है, 60% खर्च करता है, तो अगर उसकी इनकम 5 है तो 3 खर्च कर देता है वो, तो उसकी सेविंग 2 हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इसने बताया है कि अगर इनकम उसकी 25% बढ़ जाती है और खर्च बोल रहा है कि 20% बढ़ जाता है, तो आप देखिए कि इनकम उसकी 25% बढ़ जाती है तो 125% हो गई, बढ़ जाएगी। यहाँ पे अगर 20% बढ़ रही है, 1 की 20 बढ़ रही है, तो 3 की कितनी बढ़ जाएगी, 60% खर्च बढ़ जाएगा उसका। अगर हम देखें तो यहाँ सेविंग कितनी बढ़ रही है उसकी, तो देखिए 60 इसमें से घटा देंगे तो 65 उसकी प्रतिशत सेविंग बढ़ जाएगी। लेकिन हमें एवरेज में ही बताना है, क्योंकि एवरेज का कंसेप्ट लगा रहे थे। पहले किस पर बढ़ी है, वो 2 पर बढ़ी है। तो देखेंगे तो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, 37.5% बढ़ जाएगी हमारी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको बेसिक से अगर आप देखना चाहें तो बेसिक से हम आपके तरीके से कर सकते हैं। इसको हम 500 मान लेते हैं, इसको 300 मान लेते हैं। देखिए अगर उसकी इनकम 500 रुपये है तो ये 300 हो जाएगा, तो सेविंग उसकी 200 हो जाएगी। तो आप देखिए जब उसकी इनकम 25% बढ़ रही है तो कितनी बढ़ जाएगी, 125, और जो उसका खर्च है वो 20% बढ़ रहा है, तो 20% का मतलब 60 बढ़ जाएगा। तो आप देखिए कि सेविंग उसकी यहाँ भी हम देख रहे हैं कितनी बढ़ रही है, सेविंग 65 बढ़ जा रही है, कितनी पर, 200 पर। प्रतिशत में निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 37.5% उसका खर्च बढ़ जाएगा, सेविंग बढ़ जाएगी, सॉरी। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, आपके सामने है जो देखिए दोस्तों, ये जब चीनी के मूल्य में 28% चीनी का मूल्य 28% बढ़ जाता है, तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाले व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक था। तो इसने बताया यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 18.4 किलोग्राम थी, तो चीनी की नई मासिक खपत बतानी है। तो आप देखिए अगर एग्जामिनेशन हॉल में हमें इस क्वेश्चन को करना है तो कैसे करेंगे डायरेक्ट। जब इसने ये बताया कि जब चीनी का जो मूल्य बढ़ जा रहा है उसको हम पास्ट की उसकी खपत मान लेते हैं, जो पास्ट की खपत है वो मान लेते हैं, चीनी का जितना भी रेट बढ़ जाता है। जिस तरह उसने बढ़ गया है तो हम 100 में उसको ऐड कर देंगे, अगर घट गया है तो 100 में से उसको घटा देंगे हम। तो बढ़ गया कितना, 28%, तो उसकी पास्ट की खपत आ जाएगी 128, और जो प्रेजेंट है उसकी मान लेते हैं हम, जो उसने प्रेजेंट है उसकी हम मानेंगे जो वो खर्च अपनी जेब से जितना पैसा ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो देखिए इसने बताया कि 12% ज़्यादा खर्च कर रहा है अपने कंजम्पशन पर। तो आप ये देखिए कि 12% कर रहा है तो इसको भी 100 में हम ऐड कर देंगे 112, ये उनकी खपत का रेशो आ जाएगा, ये पास्ट की तो ये प्रेजेंट की। तो आप देखिए 16 से डिवाइड हो रहा है 8 और 7, और 8 की वैल्यू इसने हमको दे रखी है कि 18.4 है,
तो हमें 7 की वैल्यू अब की बतानी है, उसकी खपत कितनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 2.3 आ रही है, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.1 kg आ जाएगी। अगर आप बेसिक से देखना चाहें तो इसको बेसिक से भी हम कर सकते हैं दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए, जो कोई भी आर्टिकल है चीनी या और कुछ देता है, उसके रेट में जो वृद्धि हुई है, जो बढ़ा रहा है, जो जितनी इंक्रीमेंट हुआ है, उसको हम पास्ट की 100 में अगर बढ़ा है तो उसको पास्ट की हम उसकी खपत मान लेंगे, अगर घटा है तो 100 में से उसको घटा के मान लेंगे। तो अब ये बढ़ गया था तो ये पास्ट की खपत ये हो जाएगी। और जो जिसका खर्च बढ़ जाता है कि अपनी जेब से इतना ज़्यादा दे रहा है वो उसको हम प्रेजेंट की खपत मान लेते हैं। तो उसने 12% उसका ज़्यादा खर्च बढ़ गया अब की बार, तो उसको हम प्रेजेंट की खपत मान लेते हैं। तो बेसिक से एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं पास्ट में वो 100 kg खरीदता है चीनी। तो देखिए 100 kg वो 100 रुपये में खरीद के लाता है। हमने मान लिया है कि 100 रुपये में वो 100 kg लाता है चीनी खरीद के। तो अब बोल रहा है कि जो ये 100 kg है इसका रेट 128 हो गया। अब 100 ने रहकर कितना हो गया, 128 रुपये हो गया। तो हम देखते हैं कि 128 रुपये में 100 kg लाता है, तो 1 रुपये में हम देखेंगे कितना ले आएगा, 100/128 हो गया। 1 रुपये में इतना kg वो चीनी लाता है। तो आप एक चीज़ देखिए, उसने ये बताया कि वो 112 ही रुपये खर्च करता है, 12% ही ज़्यादा खर्च करता है। पहले 100 करता था तो 12% ज़्यादा 112 करता है। तो 112 में कितनी लाएगा वो चीनी, तो यहाँ से 112 कर देंगे हम मल्टीपल में इसके। तो इतनी kg चीनी वो अब ला रहा है, तो उसका प्रेजेंट जो खपत है वो इतना आ गया। और जो पास्ट का था इसके साथ में अगर हम रेशो देखें इनका, तो देखिएगा 100 मल्टीपल 112, और जो 128 नीचे है वो इस साइड आ जाएगा। तो देखिएगा हमारा वही रेशो आ रहा है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमारा यही आ रहा है कि 16 8 और 16 7। तो यहाँ से हमारा निकल आएगा 8 की वैल्यू दे रखी है हमें 18.4। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.3, और 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16.1। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, और लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। हजार से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 या 7 विभाज्य हैं लेकिन 35 से नहीं हैं। देखिए क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बहुत से एग्जाम्स में, ऐसे इसको घुमा के भी दे दिया जाता है, 3 या 7 से दे दिया जाता है, 21 से जो विभाजन नहीं है, जो 3 या 7 से हो रहे हैं लेकिन 21 से नहीं हो रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इसने बताया कि 1000 से कम ऐसी संख्याएं जो 5 से भाग जाती हैं या 7 से लेकिन 35 से नहीं जाते हैं। तो देखिए हम देखते हैं कि 1000 तक 5 से कितनी संख्याएं भाग जाती हैं, 200 संख्याएं जाती हैं। लेकिन इसने 1000 से कम पूछा है, तो 1000 भी 5 से डिवाइड हो रही है, तो एक संख्या हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है, तो एक संख्या घटा देंगे जो 1000वीं है वो 5 से डिवाइड हो रही है। तो 199 संख्याएँ ऐसी आ गई जो 5 से डिवाइड होती हैं। अगर हम 7 की बात करें कि 7 से कितनी संख्याएं भाग हो रही हैं, तो देखते हैं 7 से 7 एकम 7 और 30, 7 चौका 28, 20 और 7 दूनी 14। तो देखिए लास्ट में 20 बचा था, 7 दूनी 14, तो ये 14 जो 20 से कम है, तो इस कारण से 142 ही संख्याएँ आएंगी। तो 7 से जो डिवाइड हो रहा है वो 142 आ जाएंगी। तो हमें ये बताना है कि टोटल तो ये संख्या हमारे पास आ गई, इतनी डिवाइड हो रही है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं इसमें, ये निकाल के और ये निकाल लेते हैं कि 1000 तक 35 से कितनी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, वो इसमें से घटा देते हैं, जो ऑप्शन हमारा आंसर भी गलत आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि आप ये देखिए कि 35 से जो डिवाइड हो रही हैं यहाँ भी इंक्लूड हो रखी हैं, क्योंकि 5 के जो पहाड़ा है उसमें भी 35 आता है, और जो 7 का पहाड़ा है वो वहाँ भी 35 आता है। तो ये 35 से डिवाइड होने वाली यहाँ भी इंक्लूड हैं। तो हमें 35 से जितनी भी संख्याएं डिवाइड होती हैं उसको 2 बार घटाना पड़ेगा इनके सम में से। तो हम देख लेते हैं 1000 तक 35 से कितनी संख्याएं डिवाइड होती हैं।
देखिए 35 दूनी 70 और 30 300, 35 चौका 35 8 पे 8 पे चल जाएंगे 40 और 24 2 28 280। तो देखिए 28 संख्याएं आ गई जो 35 से 1000 तक डिवाइड हो रही हैं। तो आप एक चीज़ देखिए कि मैं 28 संख्या इसमें से घटा दूंगा और 28 इसमें से, क्योंकि 35 की जो डिवाइड हो रही है दोनों जगह इंक्लूड है, तो मैं टोटल 56 घटाऊंगा इनमें से। तो आप ये देखिए 42 में से अगर हम 56 को करेंगे तो 14 ज़्यादा है, 100 में से 14 घटाएंगे तो 86 और 199 285 संख्याएँ ऐसी आ जाएंगी जो 7 या 5 से डिवाइड होती हैं लेकिन 35 से नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। सुजाता ने अपने सामान पर 75% भाग 24% प्रॉफिट पर और शेष सामान 40% के लॉस पर बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि सुजाता ने जो 75% भाग है वो 24% के प्रॉफिट पर। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। तो आप देखिए उसके पास अगर 4 आर्टिकल हैं तो उसने 3 सामान को बेच दिया है। वो किस पर? 24% प्रॉफिट पर। और जो एक आर्टिकल बच गया, क्योंकि 3 तो यहाँ बेच दिए, तो एक आर्टिकल बच गया उसको 40% के लॉस पर बेच दिया, हानि पर बेच दिया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए कि जब एक आर्टिकल पर 24% का प्रॉफिट हो रहा है तो 3 पे कितना हो जाएगा? उसको 72% का प्रॉफिट हो जाएगा। जब एक आर्टिकल पर उसको 40% का लॉस हो रहा है तो आर्टिकल एक ही है तो 40 का ओवरऑल उसको लॉस हो जाएगा यहाँ प्रतिशत में। तो हम ओवरऑल देखें कि टोटल कितना हो रहा है, उसको प्रॉफिट में आ रहा है तो उसको 32% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि कितने आर्टिकल पे हो रहा है, वो 4 आर्टिकल पे। तो एक आर्टिकल पे कितना आ जाएगा? 8% का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि एवरेज वाला कंसेप्ट हमने इसमें लगाया है। जब एवरेज करेंगे तो इसमें और बेसिक से इन चीज़ों को देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। एक धनराशि ABC के बीच में 9:6:11 के अनुपात में बांटी जाती हैं। यदि A अपने हिस्से से 500 रुपये C को दे देता है और ABC के हिस्सों का अनुपात 4, 3 और 6 हो जाता है तो B और C के आरंभिक हिस्सों का सम बताना हमें। तो आप देखिए दोस्तों, इसमें A और B और C इनका रेशो उसने गिवन है कि 9, 6 और 11। इस अनुपात में उसने कोई राशि धनराशि वो डिस्ट्रीब्यूट की थी, बांट दी थी। तो हमें ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन देखिए आप, इसने पूछा क्या हमसे? उसने ये पूछा है कि जो B और C है उसके सम का हमें बताना है, कितने उसकी उनकी धनराशि का सम बताना है, कितना है, कितनी धनराशि उनकी टोटल जोड़ बताना है। तो आप ये देखिए क्या कि B और C है उनकी टोटल धनराशि कितनी है? 17 यूनिट में हो रही है। तो हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जो 17 से डिवाइड हो रहा होगा। हमको गिवन है अकेला एक ही ऑप्शन दिया इसने जो 17 से डिवाइड हो रहा है, 8500 जो 17 से डिवाइड हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसको हमें आगे और सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे आपके लिए देख लेते हैं एक बार, जो बच्चा ये देखना चाहे कि हम थोड़ा और बेसिक से देखें इसको। हो सकता है 2 ऑप्शन होते तो हम क्या करते हैं। तो देखिएगा कि A 500 रुपये जब C को देता है, A ने जब 500 रुपये C को दे दिए तो उनका रेशो हो गया 4, 3 और 6। A ने जब C को 500 रुपये दे दिए तो उनका रेशो, जो उनकी इनकम है उनके पास में जो है धनराशि, उनका रेशो ये हो गया। तो आप एक चीज़ देखिए इस क्वेश्चन में, जब A ने C को 500 रुपये दिए हैं तो इसका मतलब वो न तो पैसे बाहर गए हैं कहीं या न बाहर से अंदर आए हैं कोई ज़्यादा पैसा। मीन जो उनके पास जो पैसा था वही अब है, टोटल जो पहले था वो भी अब भी वही है, क्योंकि A ने C को ही बस दिए हैं और कहीं नहीं गए हैं। तो आप देखिए पहले टोटल कितने थे? 15 और 11 26। अब टोटल सम कितना हो रहा है? 4 और 3 7 और 6 13।
तो पहले 26 थे तो अब भी 26 होने चाहिए। तो देखिए इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे सारों को, तो ये आ जाएंगे हमारे 8, 3 था तो 6 हो जाएगा और 6 था तो 12 हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देखिए, भी देखो अब 26 ये है और 26 वो हो गए, सम तो सेम ही रहा है। तो आप ये देखिएगा कि ए ने जब 9 थे तो 1 यूनिट कम हो गया जब 500 रुपये सी को दिए हैं, और सी का देखिए जब 11 थे तो 1 यूनिट ज़्यादा हो गया जब ए से उसने 500 रुपये लिए हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम कह सकते हैं यहाँ से कि 500 रुपये। तो हमें बताना क्या है, बी और सी का जो पहले सम था उसका ये बताना है कि पहले जो धनराशि थी उनका सम कितना था। तो 6 और 11 17 हो गया, 17 थी 17 यूनिट, तो 17 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8500। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ABC एक ट्रायंगल दे दिया उसने हमें, इसमें बोला है कि AB इज इक्वल टू C सेंटीमीटर, AC और B सेंटीमीटर और CB है वो A सेंटीमीटर है। यदि एंगल A है वो B का एंगल B का 2 गुना है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। तो इसने जब हमें ये नहीं बता रखा कि कौन सा, इसने ये नहीं बताया कि कौन सा ट्रायंगल है वो, तो हम इसमें से किसी भी कोई भी ट्रायंगल मान सकते हैं। तो इसको सबसे आसान तरीका होगा कि हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं। तो आप ये देखिएगा कि हम ABC को एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, लेकिन इसने जो कंडीशन बोली है वो ये बोली है कि जो A एंगल है वो B का 2 गुना है। तो देखिए हम A को 90 डिग्री जब अगर मान लेंगे तो यहाँ पे B को हम 45 हो जाएगा, क्योंकि B का 2 गुना है, तो CB यहाँ पे 45 हो जाएगा हमारा। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे हम इनको 30 और 60 डिग्री भी मान के कर सकते थे। अगर B को 30 मानते तो A 60 डिग्री हो जाता, फिर C 90 हो जाता। कैसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर हम ये साइड 1 है ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगी। तो यहाँ से C के सामने वाली साइड C और A के सामने वाली A और B के सामने वाली साइड B हो जाएगी। ऐसे हम B ऐसे डिनोट करते हैं। तो आप ये देखिए ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन देखिए, A² इज इक्वल टू B² प्लस AC। A² हमें गिवन है, ये कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू B², B कितना है 1 प्लस AC कितना है हमारा A √2 और C 1 है, तो √2। ये ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इक्वल नहीं हो रहे, तो हम B ऑप्शन देखते हैं। A² मीन्स 2 इज इक्वल टू B², B कितना है 1 माइनस BC, तो BC कितना है 1, तो ये 0 हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 0, जो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये भी। थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम। A² मीन्स 2 इज इक्वल टू B² 1 माइनस AC, A कितना है √2 और 1 √2, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बच गया हम ऑप्शन हमारा D, जो इसका आंसर हो जाएगा। और उसको एक बार चेक भी कर लेते हैं हम। देखिए A² मीन्स 2 इज इक्वल टू B² 1 प्लस BC, B और C मल्टीपल करेंगे तो 1, 2 इज इक्वल टू 2, तो हमारा D ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है, एवरेज दे रखा है 42 विद्यार्थियों का। लड़कों की संख्या से अनुपात 10:11 है। लड़कों के औसत जो एवरेज हैं वो लड़कियों के एवरेज की तुलना में 20% अधिक हैं। तो हमें ये बताना है कि लड़कों के एवरेज अंक कितने हैं। तो देखिए दोस्तों, बॉय जो गर्ल्स का रेशो उसने हमें दिया है ये 10 और 11 का है, और इसने हमें बताया है कि जो बॉयज़ का एवरेज अंक है वो 20% अधिक है जो गर्ल्स का है। तो आप ये देखिए 20% अधिक का मतलब क्या हो गया 6/5। अगर बॉयज़ का 6 है तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा 5। तो आप ये देखिए उसने सभी का ओवरऑल दे रखा। यहाँ पे इसने दिया कि स्टूडेंट टोटल कितने हैं 42। तो हमें 42 लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने बॉयज़ का एवरेज पूछा है, तो जो हम बिना 42 के भी निकाल सकते हैं।
जो हम इस रेशो से निकाल सकते हैं। तो आप ये देखिए ओवरऑल उसने एवरेज दिया है सभी का 69। अगर हम यहाँ पे एवरेज 5 मान लेते हैं उन सभी का, तो देखिए यहाँ भी 5 है, तो एक ज़्यादा है ये 5 से, तो एक लड़के का जब एक ज़्यादा है तो 10 का कितना ज़्यादा हो जाएगा, 10 अंक। तो आप ये देखिए, तो ये 10 अंक ज़्यादा हैं, तो हम ये देखते हैं ये 10 अंक जब 21 में बटेंगे तो उसका एवरेज कितना ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, इतना एवरेज ज़्यादा इंक्रीज वो कर देंगे। किससे ज़्यादा कर देंगे, जो 5 हमने एज्यूम किया था अभी, तो हम देखते हैं 5 से इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा उनका एवरेज। अब एवरेज उन दोनों का ये हो जाएगा, तो 21 5 105 और 10 115/21, 115/21 हो गया, जो इसकी वैल्यू है 69। यहाँ से देखते हैं हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 23 5 15 और 23 3 69, तो ये आ गया 63/5, 63/5 आ गया, जो कि हमारा 12.6 हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। तो इसने पूछा बॉयज़ का एवरेज बताना है, 6 यूनिट का वैल्यू बताना है, तो 6 से हम इसको मल्टीपल कर देंगे, तो 12 6 72 और 3.6, तो ये 75.6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ABCD एक चक्रीय जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो गिवन है हमें, साइक्लिक चतुर्भुज है। AB और DC को इस तरह आगे बढ़ाया जाता है कि बिंदु E पर मिलते हैं, और AD BC और AD को आगे इस तरह बढ़ाया जाता है कि वो EF बिंदु पर मिलते हैं, और उसने हमें एंगल गिवन है कि AED = 60 और BFE = 60 डिग्री। तो देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं हम। A B और इसको C और D। इसने बताया जब AB और DC है इसको आगे बढ़ाया जाता है तो ये E पर मिलते हैं, और AD और BC को जब आगे बढ़ाया जाता है तो ये मीन्स आगे जाके ऐसे F पर मिल जाते हैं। तो आप देखिए इसने हमसे पूछा है BFA ये 60 डिग्री और AED ये 30 डिग्री। ये तो हमको उसने बता दिया कि 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी हमारे सामने आए तो हमें डायरेक्ट करना है, जिस तरह उसने एंगल हमसे B पूछा है ABC, तो आप ये देखिए एंगल B पूछा है, तो ऐसा अगर हमारे सामने कभी भी आएगा तो हम इसमें से ये एंगल घटा के और 2 से डिवाइड कर देंगे, जिसको बाद में हम 90 से घटा देंगे। देखिए 90 में से घटा देना हमें कौन सा, इनका डिफरेंस का हाफ। इनका डिफरेंस कितना हो गया 30, उसका हाफ कितना हो जाएगा 15, तो 15 घटा देंगे तो 75 हमारा आंसर ये आ जाएगा B। इसको एक बार बेसिक से भी देख लेते हैं कि बेसिक से हम कैसे करेंगे। अब ये देखिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो एंगल A है वही एंगल ये हो जाएगा, जो एंगल D है वही एंगल B हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं तो 120 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 60 है तो ये थीटा है, तो आप देखिएगा कि ये भी थीटा हो जाएगा और ये 120 माइनस थीटा हो जाएगा। जब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। आप एक चीज़ देखिए, जब इस ट्रायंगल को लें हम BC और E में, तो देखिए ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा बाहर वाला, तो ये दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। देखिए आप ये हमारे कितना है थीटा + 30 = 120 माइनस थीटा। तो आप यहाँ से देखेंगे ये साइड आ जाएगा 2 थीटा = कितना आ जाएगा हमारा 90, और थीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 45। तो आप यहाँ देखिए जब 120 में से 45 घटा देंगे तो आपका 75 आंसर हमको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जो कि जिनके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं CHSL CPO, उन सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम करते हैं जो आपके सामने है। n संख्याओं का एवरेज उसने हमें 42 दे दिया। 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 8 की कमी की जाती है। तो हमें ओवरऑल ये बताना है कि जो प्राप्त संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या हो जाएगा। तो n संख्याएं कोई भी हैं, उनमें 42 की एवरेज उनका दे रखा है, हमें 42 है। ये बोल रहा है 75% संख्याएं, 75 मतलब 3/4। तो 4 में से 3 संख्याएँ हैं, उसने बताया कि उसमें 4 बढ़ा दी गई है वो हर एक। तो आप ये देखिएगा कि जो एक संख्या बच गई उसमें 1 की कमी कर दी जाती है, इसमें 8 की कमी कर दी जाती है। तो हम देखते हैं, जब ये 3 संख्याएं इसमें हर एक में 4 बढ़ा दिया तो टोटल कितना बढ़ गया हमारा 12। और एक है उसमें 8 कम हो गया एक संख्या में, तो इसमें 8 कम हो जाएगा। तो हम ओवरऑल देखें तो कितना 4 बढ़ गया है हमारा, इंक्रीज हो गया है। कितनी संख्याओं पर? 4 संख्याएं हमारे पास तो 4 संख्याएं हैं। तो हम देखते हैं कि एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 1 और बढ़ जाएगा। तो 42 था तो एक एवरेज और बढ़ के कितना हो गया 43। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जो आपके सामने है, ABC की आई का रेशो इसने दे दिया हमें 3:5 है। उनके खर्च का अनुपात दे दिया हमें 4:7 है। यदि A और B क्रमशः 16,000 और 26,000 की बचत करते हैं तो उनके खर्च के बीच हमें अंतर बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इतना हार्ड है नहीं और हम इसको आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि और छोटा इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसने पूछा हमसे कि उनके खर्च के बीच अंतर बताना है। तो उनका खर्च हमें रेशो गिवन है 4:7 है, एक्सपेंडिचर A और B का, और उनका इनकम का रेशो हमें गिवन है 3:5। ये इनकम है उनकी, आय है A और B की। तो आप एक चीज़ देखिए, उसने खर्च का पूछा है तो आप ये देखिएगा कि जो एक्सपेंडिचर है उनका डिफरेंस कितना है 3। तो हम ये देखते हैं एक तो कि ऑप्शन से 3 से कौन कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। देखिए इसमें ऑप्शन 2 है, एक तो 5400 और एक 6000। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो देखिए 6000 और 5400, पहले हम 5400 ले लेते हैं। तो उसने बचत उनको बता भी दिया हमें कि 16,000, ये तो करता है 16,000 की बचत, और ये 26,000। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर हम इनका डिफरेंस 3 है तो और 5400 ऑप्शन लेते हैं तो एक यूनिट की वैल्यू 1800 आ जाएगी। तो यहाँ से उनका जब एक यूनिट की वैल्यू जब 1800 आ जाएगी और ये इतने रुपए की बचत करते हैं, तो आप देखिए 4 यूनिट की वैल्यू 7200 आ जाएगी। तो 7200 खर्च करता है, 16,000 बचाता है। तो उसकी इनकम हम यहाँ से देख लेंगे कितनी हो जाएगी, 0 0 और 2 13 2, यह आ जाएगी उसकी इनकम हो जाएगी A की। आप एक चीज़ देखिए, A की इनकम का रेशो कितना गिवन हमें 3 यूनिट में। हम देखते हैं 3 से क्या डिवाइड हो रही है, 3 और 2 5 और 2 7, ये डिवाइड नहीं हो रही है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम इसको और सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। A और B मिलकर एक काम को x दिनों में कर सकते हैं। A और B अलग अलग काम करने पर उसी काम को x+8 और x+18 दिनों में पूरा करते हैं। A और B एक साथ मिलकर उसी काम के 5/6 भाग को कितने दिनों में पूरा करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसने ये बताया कि A और B हैं वो दोनों मिलकर x दिनों में कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा कभी भी आपके सामने आ जाए
और फिर ये अलग अलग बता दें उनका कि ए है वो x + 8 दिन ज़्यादा और ये x से 18 दिन ज़्यादा। अगर ऐसा कभी भी आ जाए तो आप एक चीज़ देखिए, जब वो दोनों मिलकर x दिन में कर सकते हैं और जब ये बता दे कि वो ए उनसे अलग अलग करते हैं तो एक इससे इतना ज़्यादा लेता है टाइम और एक दूसरा इससे इतना ज़्यादा लेता है, जो जितना ज़्यादा टाइम लेता है उन दोनों का हम मल्टीपल करके रूट निकाल लेते हैं तो वो एक्स की वैल्यू मीन्स वो दोनों जितने दिन में करते हैं वो टाइम आ जाएगा। आप देखिए आप यहाँ पे कि ये एक्स से कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है 8, बी कितना ज़्यादा ले रहा है 18। अगर इनको मल्टीपल करें हम और रूट लगा दें तो ये 144 आ जाएगा, जो 12 आ जाएगा बाहर। तो आप ये देखिएगा कि जो 12 दिन में वो दोनों मिलकर कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ से 12 आ जाएगी। तो उसने पूछा है कि उसका 5/6 भाग को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि 12 ही काम मान लेते हैं यहाँ से, तो उसका 5/6 कितने दिन में कर देंगे, वो 10 दिन में कर देंगे 12 का। तो 10 ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे जिनको हम देखेंगे कि कैसे आसान तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं।